जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। और अगर डेरिवेटिव आपने किया है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इंटीग्रेशन भी उसकी बिल्कुल एंटी है, मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है इंटीग्रेशन है। अगर हमें डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। इंटीग्रेशन क्या है कि अगर हमें कोई भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, तो उसका अगर हमें दोबारा फंक्शन फाइंड करना हो, तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है। अच्छा, आपको जब डेरिवेटिव का चैप्टर था, उस वक्त मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में हम क्या फाइंड करते हैं, हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम फाइंड करते हैं कोई भी फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव गिवन होता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि हमें कोई फंक्शन गिवन होता है, और हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मीन्स के उस फंक्शन में जो भी चेंज आ रहा होता है वो फाइंड करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसमें डेरिवेटिव गिवन होता है, और डेरिवेटिव से हम फंक्शन फाइंड करते हैं, मीन्स के जो ओरिजिनल फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव होता है, हम वो फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमें फंक्शन गिवन हो, तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव गिवन होता है फंक्शन का, और उस डेरिवेटिव से हम फंक्शन फाइंड करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इस प्रोसेस को। इन दिस प्रोसेस वी आर प्रोवाइडेड विद द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगेन मैंने आपको बताया कि हमें इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होता है, एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन, और फिर हमें फंक्शन फाइंड करना होता है। वी नो दैट, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को देख सकते हैं। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। आपको पता है कि यहाँ पर साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको पता है कि वो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाता है। और आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब अगर आपको ये डेरिवेटिव गिवन हो, और आपको कहा जाए कि फंक्शन फाइंड करें आप, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, और इस cos x पे जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो देखें, अगर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, और हमें वही सेम फंक्शन फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, और फिर इंटीग्रेशन से हम वही ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करते हैं। यस, रोल नंबर 73, आपने हैंड रेस किया है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पे होता है मैथ के अलावा? इंटीग्रेशन का यूज मैथ्स के अलावा नहीं, इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। ये यूज होता है जब हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है, किसी भी चीज का एरिया फाइंड करना होता है, या फिर हमें प्लैनेट्स की पोजीशन फाइंड करनी होती है। तो ये इंटीग्रेशन की बहुत एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और ये अच्छा। बेसिकली जिन चीज़ों का हमें एरिया फाइंड करना होता है, जो कि बहुत, अब देखें, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल शेप में वो बिल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का तो हम एरिया वगैरह इजीली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स की, कर्व्ड शेप की जो है बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनका अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है। मैम मतलब कि एरिया फाइंड करना है किसी भी चीज़ का, बिल्डिंग वगैरह का, या और कोई यूज़र है? अगर एरिया हमें, तो नहीं है। नहीं, एरिया बिल्कुल हम फाइंड करते हैं। एरिया वो हम क्यों फाइंड करते हैं, देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, उसमें हम एरिया फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन की एक ये एप्लीकेशन है कि हम एरिया फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा तो मैम अगर आप, डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं ना, मैंने सुना है कि नेवी वगैरह में ये यूज़ होती है डायरेक्शन वगैरह के लिए तो। बिल्कुल, अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोजीशन गिवन है, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे आपको एक जी।
पोजीशन गिवन है, आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, अब अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और आपको वो पोजीशन फाइंड करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, और आपको पता है कि जब आप वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली जो है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम वेलोसिटी या स्पीड उसकी बता सकते हैं। तो इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज, आपके पास अगेन कोई फंक्शन है और ये साइन, इसको हम कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, इस साइन को हम इंटीग्रल कहते हैं। जैसे आपके पास डेरिवेटिव में क्या साइन होती है, डी ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव की साइन होती है। इंटीग्रेशन की साइन ये कर्ल होती है। ठीक है, इसे हम कर्ल कह सकते हैं या फिर आप इसको इंटीग्रल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर डी एक्स है जिसकी रिस्पेक्ट से आप फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी चीज में चेंज आना, कोई भी आपके पास फंक्शन हो उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स आपके पास वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम नीचे लगाते हैं dx, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर dx लगाते हैं कि जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं। और जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और साथ में ये कॉन्स्टेंट भी आएगा। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट तो आ जाता है, बट साथ में ये कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट सी क्यों लगाते हैं हम इंटीग्रेशन में? क्योंकि आपने ये इंटीग्रेशन का टॉपिक, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, और जब भी आप इंटीग्रेशन लेते होंगे तो साथ में ये कांस्टेंट लगाते होंगे। तो अगर ये कांस्टेंट हम बेसिकली इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, इसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। अब हम ये क्यों लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स, अब हम एक फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमने ये फंक्शन सपोज किया। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका आएगा डेरिवेटिव 6x। ठीक है, और ये 2 क्या है? कांस्टेंट, और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x आएगा। अब अगर आपको कहा जाए कि आपको ये फंक्शन गिवन है और इसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करें, तो अगेन आप क्या करेंगे? फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे और हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम 6x का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट आएगा, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं सिंपल फंक्शंस का भी, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टडी करेंगे। अच्छा, 6x का इंटीग्रेशन आएगा 6x स्क्वायर अपॉन 2, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास रिजल्ट आया है 3x स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमारे पास फंक्शन था, उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास 6x आया। अब हमें कहा जा रहा है कि इस 6x, ये जो चेंज आया है, हमने अगेन ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन लेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास फंक्शन में 3x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आया। तो क्या हमारे पास रिजल्ट सही रहेगा? मतलब क्या हमारा ये रिजल्ट बैलेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर c लगा देंगे, और ये c शो कर रहा है कि ये कोई भी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ 2 है तो वो 2 होगा, अगर 3 है तो 3 है। मतलब हमने एक जर्नल टर्म लगा दी जिससे हमने इक्वेशन को, इस आंसर को बैलेंस कर दिया, और ये c हमने लगा दिया कि अगर कोई ना कोई कांस्टेंट हो जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया हो, तो ये जो c है उस टर्म को बैलेंस करेगा। यस मैम। अच्छा ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड क्यों कहते हैं? यानी कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे होते हैं उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो c है, इस c को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ कि इंटीग्रेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। जी, तो ये दो टाइप्स हैं इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? एन इंटीग्रल दैट कंटेन अपर एंड लोअर लिमिट्स, देन इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल. It produces definite number. Riemann integral is the name of definite integral, और a definite integral is represented as this. अब क्या है डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली आपके पास ऐसा इंटीग्रल है जिसमें आपके पास फंक्शन की लिमिट्स गिवन होती हैं, लिमिट वैल्यूज गिवन होती हैं। ये जो a और ये जो b है, इसे हम कहते हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की लिमिट्स गिवन होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल है। और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और बाद में जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो हमें एक डिफाइंड नंबर मिलता है, मतलब कोई ना कोई मैथमेटिकल नंबर मिलता है, जैसे 4, 5, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। और ये प्रोड्यूस करता है एक डेफिनेट नंबर को, मतलब एक नंबर हमें इसमें इसके रिजल्ट में मिलता है। और इस इंटीग्रल को हम रायमन इंटीग्रल भी कहते हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए टू बी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं, फंक्शन कुछ ना कुछ होगा और जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो dx यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा एंड में, फंक्शन जो भी आएगा उस फंक्शन में आप लिमिट पॉइंट्स पुट करेंगे। एक बार आप ये b पॉइंट पुट करेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे, और एक बार आप फिर ये a पॉइंट पुट करेंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है। इसकी हम इसको मजीद और डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को, बट जब हमारा ये इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी देखेंगे, और जो क्या होता है इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने खैर इनडेफिनेट इंटीग्रल को देखना है कि क्या होता है। अब इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है? इंडेफिनेट इंटीग्रल आर डिफाइंड विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल में अपर और लोअर लिमिट्स नहीं होती। यही फर्क है डेफिनेट और इंडेफिनेट में, कि इसमें अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, जबकि इंडेफिनेट में अपर एंड लोअर लिमिट्स नहीं होती। इट प्रोड्यूसेस अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। इसमें आपके पास जो भी रिजल्ट आता है वो इन टर्म ऑफ फंक्शंस आता है। यहाँ पर अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन में देखें, अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई फंक्शन ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन आता है रिजल्ट में। यहाँ पर कोई हमें डेफिनेट नंबर नहीं मिलता। डेफिनेट इंटीग्रल में तो कोई ना कोई नंबर आता है, लेकिन इनडेफिनेट में नंबर नहीं आता, हमें फंक्शन मिलता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे इनडेफिनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक डेफिनेट नंबर नहीं मिलता। तो इसका नेम भी, इसके नेम से भी हमें पता लग रहा है कि हमें कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, जस्ट हमें इन टर्म ऑफ फंक्शन की फॉर्म में आंसर मिलता है इसमें। ठीक है, और साथ में हम कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि उस फंक्शन को बैलेंस किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। और सी को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेंड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे होते हैं वो क्या होता है? इंटीग्रेंड होता है। ठीक है, तो ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल, और अभी हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल को ही स्टडी करना है कि क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये है एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें आपको अगेन शो हो रहा है कि लिमिट पॉइंट्स नहीं गिवन, मतलब अपर और लोअर लिमिट्स आपको नहीं गिवन। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह का होगा कि यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं है, कि आपके पास ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इसमें लिमिट्स क्या होंगी, एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पर वो फंक्शन ड्रॉ होगा, तो हमें नहीं पता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट पॉइंट्स गिवन होंगे, मींस कि हमें एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, और उन वैल्यूज के बीच में ही हम फंक्शन को डील करेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसे डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर आप उसमें देखें डेफिनेट इंटीग्रल में, मैंने आपको बताया कि हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया। अगर हमें किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना होता है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम एरिया फाइंड करते हैं। क्यों हम डेफिनेट इंटीग्रल ही यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट पॉइंट्स गिवन होते हैं, मतलब हमें एक बाउंड्री गिवन होती है, और उस बाउंड्री का ही हमने, मतलब उस बाउंड्री के अंदर का ही हमें एरिया फाइंड करना होता है।
क्योंकि आपको पता है कि एरिया जब हमें फाइंड करना होता है तो हमें एटलीस्ट एक क्लोज्ड बाउंड्री तो गिवन हो ताकि हम उसका एरिया फाइंड करें। अगर स्क्वायर है तो ये क्लोज्ड बाउंड्री है, तभी आप इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल है, ये एक क्लोज्ड बाउंड्री है, तो आप इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी ओपन चीज दी जाए, अब आप इसका तो एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई क्लोज्ड बाउंड्री दी हुई होती है जिसका आपको एरिया फाइंड करना होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट पॉइंट्स गिवन होते हैं, जिसकी वजह से कर्व बाउंड हो जाता है और फिर हम इजिली उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। मैम यस, जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी पॉइंट पे, जी ठीक है, अगर हम एंटी डेरिवेटिव करें तो फिर वहां पर लिमिट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ये दोनों एक ही चीज है या फिर अलग अलग है? मतलब कि उसको हम वहां पर लिखते हैं कि एट अ पॉइंट हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, अगर किसी भी लिमिट पे हम इंटीग्रल करते हैं उसी फंक्शन को, मतलब कि वो उसका इंटीग्रल होगा या फिर वो अलग चीज है? वो अलग चीज है, वो फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल में आ जाएगा, फिर वो डेफिनेट में नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट में हमें लिमिट्स गिवन होती हैं, इंडेफिनेट में हमारे पास इन टर्म ऑफ फंक्शन ही रिजल्ट आता है। ऐसा? वैसे उसमें भी पॉइंट गिवन होती है ना, मतलब कि किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव करते हैं एट अ पॉइंट। बट वो पॉइंट देखें, आपका कुछ भी हो सकता है ना, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, इस एक्स एक्सिस में ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, तो वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। वो बाउंड नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में होगा, मतलब वो ओपन इंटरवल होता है, वो कुछ कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर तो आपके पास बाउंड्री है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ही आपका कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। मतलब कि इसमें इंटरवल दिया होता है? हाँ, इसमें आप ये समझेंगे क्लोज इंटरवल है, ठीक है, जैसे आपके पास क्लोज इंटरवल होता है कि बाउंड्री, इसमें आपके पास क्लोज इंटरवल नहीं होता, इसमें आपके पास मतलब पूरी एक्स एक्सिस होती है, उस एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के। आपको पता है कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन जिसकी रिस्पेक्ट से हम कर रहे होते हैं वही सेम फंक्शन आ जाता है, मीन्स के इन टर्म ऑफ एक्स आ जाते हैं, मतलब वन का लेंगे अगर हम dx के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट लगाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि हम कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं। a आपके पास अगेन कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो a तो सिंपल रहेगा, और हम dx का विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब वन का इंटीग्रेशन x है तो जाहिर सी बात है a के साथ भी वन ही है, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और प्लस में c कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास xn है, जब आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो और उसके ऊपर पावर हो कोई भी n, आपके पास कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो जब आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन हो और उसका इंटीग्रेशन लेना हो तो हम कैसे लेते हैं कि हम उस पावर में 1 प्लस कर देते हैं और रेसिप्रोकल में भी वही सेम टर्म लिख देते हैं, यानी कि पावर जो है वही सेम पावर हम नीचे लिख देते हैं और साथ में हम c कांस्टेंट लगा देते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो n है बस ये -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अगर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखें वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन लें तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x, क्योंकि हमें पता है tan x का इंटीग्रेशन tan x का जो डेरिवेटिव है वो sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। इसी तरीके से cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है माइनस cot x है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस कॉन्स्टेंट अगेन cos x cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cosec x। अच्छा, अब यहाँ पर 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ln x, क्योंकि आपको पता है ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। e पावर x का डेरिवेटिव भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा अगेन। मैम यस मैम, ये जो इंटीग्रेशन है 1/x की, जी वो ln mod ऑफ x है, जी, वो कैसे?
यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी x की वो पॉजिटिव में रहेगी, मतलब x आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ln की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए। ln -1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ln -2 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास जो ln की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ln 0 हमें पता है किसके बराबर है, -∞ के, तो नेगेटिव वैल्यू ln में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पास x जो भी वैल्यू आए वो हमारे पास मॉड हो, क्योंकि मॉड में हमें पता है कि हर चीज जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और a पावर x है आपके पास, a पावर x अगेन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है a और उसके ऊपर x हो सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax ln a। ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कोई आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। और 1/mod ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें साइन का इंटीग्रेशन लिखा है मैंने, कॉस का इंटीग्रेशन मैंने नहीं मेंशन किया। वो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन और कॉस का सेम होता है इंटीग्रेशन, बस कॉस में क्या होता है, माइनस साइन आ जाती है। बाकी कॉस का जो है, कॉस और साइन का सेम रहता है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का, बस कॉस में क्या होता है कि माइनस साइन आ जाती है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनका भी सेम रहता है, जस्ट क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस की साइन आ जाती है जब हम कॉट की बात करते हैं। और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी सेम रहता है, बस कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, माइनस की साइन आ जाती है। इसीलिए बस अगर आपको ये तीन फॉर्मूलाज अगेन याद हैं तो आपको इन तीनों के भी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। इन तीनों के फॉर्मूलाज में जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ये तो हो गए साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस भी होते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये एच जो होता है ये शो करता है कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखें क्या डिफरेंस है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स हाइपरबोलिक में। यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है, बाकी सब सेम है। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जो है उसका क्या है, उसका इंटीग्रेशन जो है वो ये है dx ओवर √x² - 1 किसके बराबर है, आर्क कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो इसमें जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं फॉर्मूलाज, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। इसी तरीके से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ln sin x। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ln sec x प्लस tan x। इसी तरीके से कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ln cosec x माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अच्छा, ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला है जो कि इसके बराबर है, ये कुछ बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं और ये सारे मैंने मेंशन कर दिए कि इन केस अगर हम क्वेश्चंस आ जाएं और हमें सॉल्व करना हो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज तो हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहा जाए 2x है, इसका इंटीग्रल फाइंड करने को कहा जाए, इंटीग्रेशन फाइंड करने को कहा जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगेन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर होगा और साथ में हम कांस्टेंट लगा देंगे, तो कांस्टेंट से क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है। 2x है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, x² + c, और अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन हमारे पास 2x ही आएगा, तो ये अगेन वही रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन के रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अगेन फॉर्मूलाज मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला रूल क्या है कि कांस्टेंट रूल, कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था कि x + c, मतलब के कांस्टेंट बाहर आएगा और dx का हम लेंगे इंटीग्रेशन तो जस्ट वो x आएगा और प्लस c कांस्टेंट सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। कोफिशिएंट रूल, कोफिशिएंट रूल में क्या होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक टर्म है a और उसके साथ कोई भी फंक्शन है और अगर हमें उसका इंटीग्रेशन लेना है तो हम किसी भी कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं लेते, तो कोफिशिएंट सिंपल बाहर रहेगा और हम फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे जो भी अंदर फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव में करते थे कोफिशिएंट का हम नहीं लेते थे डेरिवेटिव, उसे हम बाहर रख लेते थे, तो सेम इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है कि हम सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, उसके कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। यहाँ पर सम एंड डिफरेंस रूल है, मींस कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं और वो सम या डिफरेंस फॉर्म में हैं, तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे,
उनका इंटीग्रेशन हम ऐसे लेंगे कि इस फंक्शन का हम अलग इंटीग्रेशन लेंगे और इस फंक्शन का हम अलग इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। f1 ऑफ x का अलग इंटीग्रेशन और f2 ऑफ x का अलग इंटीग्रेशन। इसी तरीके से पावर रूल, अगेन मैंने आपको बताया कि अगर डेरिवेटिव में भी पावर रूल होता था, यहाँ इंटीग्रेशन में भी पावर रूल है। तो यहाँ पर आपके पास अगेन x पावर n है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि हम उसकी पावर में भी 1 प्लस कर देंगे और वही सेम पावर हम नीचे लगा देंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये पावर रूल हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक्स रूल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यस, किसी 146 आपका आपने हैंड रेस किया है। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि 1/x हमारे पास गिवन है तो हम उसे ln x क्यों लिखते हैं, जबकि हमारे पास पावर रूल है। अगर हम उसे उस तरीके से सॉल्व करें तो फिर क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला में पहले ही बताया था, यहाँ पर मैंने आपको ये कहा था। हाँ, यहाँ आप देखें ना, आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला आप कह रहे हैं 1/x dx इक्वल्स टू ln x, आप ln x का डेरिवेटिव लेते हैं वो किसके बराबर होता है? वो तो मैम पता है। ठीक है। मैम अगर हमारे पास 1/x गिवन है तो हम इसका इंटीग्रल लें, तो हम पावर रूल के को यूज करके हम इसका डेरिवेटिव लें तो फिर क्या गलत होगा वो? नहीं, तो वो जीरो, आप वो देखें ना, अगर हम x है इसको -1 करके ऊपर ले जाएं, अब इसमें आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, +1 -1, ये तो एक अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है ना। मतलब यहाँ भी आपके पास x पावर 0 और यहाँ पर भी 0 बन रहा है, तो ये एक आपके पास इनफाइनाइट टर्म बन रही है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम अगेन हमें पता है ln का फॉर्मूला क्या है। ln x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन अगेन ln x होगा, ठीक है। तो हम पावर रूल, जी, मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर 1/n में हो तो हम उसका ln वाले रूल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन आपके पास ये जो x होता है, ये x की डिग्री 1 ही होनी चाहिए। अगर आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा तो फिर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास इसकी डिग्री जो है x की वो 1 ही होनी चाहिए, तभी हम ln अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x की डिग्री चेंज हो जाती है 2, 3, 4, तो फिर हम नहीं कर सकते, फिर हम पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे आपके पास 1/x स्क्वायर हो जाए, तो इस पर अब हम ln नहीं अप्लाई करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ln स्क्वायर होगा, नो। हम इसमें फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, मतलब x -2 है, इसको अगेन हम पावर इसकी ऐड करेंगे तो +2, सॉरी -2 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर यस मैम, अगर हमारे पास 1/f(x) हो तो 1/f(x) हो, तो यहाँ f(x) तो आपके पास कुछ भी हो सकता है ना, वो फंक्शन अब f(x) है, अब f(x) आपके पास x भी हो सकता है, f(x) आपके पास x स्क्वायर भी हो सकता है, वो आपके पास x क्यूब तो भी हो सकता है। इन्हें जनरलाइज इसको क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए, फंक्शन आपका रेसिप्रोकल में हो और अगर इस x की डिग्री 1 हो तो हम उसमें ln का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर x की डिग्री 1 के अलावा कोई और हो तो उसमें हम फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जस्ट सिंपल दो चीजें हैं। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखें 3 है और dx है। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन लेना हो तो हम कैसे लेंगे? अगेन आपको पता है 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 बाहर ही रहेगा और हम dx का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन अगेन वही जो वेरिएबल होता है x वही आ जाता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा और साथ में हम कांस्टेंट लगा देंगे, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3x + c, ठीक है। तो ये बहुत ही, अगर कांस्टेंट कोई फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से लेते हैं। इसी तरीके से x पावर 17 है, dx है। अब इस वाले फंक्शन में देखें x है और उसके ऊपर पावर क्या है, 17 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पावर रूल इसमें अप्लाई करेंगे और पावर रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, x 17 है इसकी पावर, इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और ये जो पावर है सेम, वो सेम की सेम हम नीचे लिख देंगे अपॉन में, ठीक है। और साथ में हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x 17 + 1 कितने हो जाएंगे, 18, और 17 + 1 अगेन 18 हो जाएंगे और +c कांस्टेंट का कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर कहा जाए x पावर 17 इसका इंटीग्रेशन लें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सिमिलरली
अगर e पावर -3x है और इसका इंटीग्रेशन लेना हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर e पावर -3x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, लेकिन अब आपको पता है कि इसके साथ जो पावर है हम इसका भी इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लेते थे तो डेरिवेटिव में भी जो हमारे पास पावर में होता था, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती थी उसका भी डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी जो इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर है इसका भी हम इंटीग्रेशन लेंगे। यस तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -3x, और जब हम -3x का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी पावर का इंटीग्रेशन लेना मैं आपको बता दूं कि इसकी पावर का इंटीग्रेशन किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इसकी पावर का आप डेरिवेटिव लें। -3x है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -3। तो आप क्या करें, इसके डेरिवेटिव को अपॉन में लिख दें, ठीक है। तो ये इसको मैं काट देती हूं। यहाँ पर आपके पास अगेन देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लें, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता है कि बिल्कुल सेम का सेम ही रहेगा। अब हमें इसकी पावर का इंटीग्रेशन लेना है, तो इसकी पावर का इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं कि इसकी पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव को हम अपॉन में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन हो जाता है इसकी पावर का। तो यहाँ पर आपके पास -3x था, इसका डेरिवेटिव लिया -3 आया और इसको हमने अपॉन में लिख दिया, तो ये हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन, और साथ में हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको यस पावर का इंटीग्रल जब हम ले रहे हैं तो फिर डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं? देखिए आपको पता है कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। हम इसमें डेरिवेटिव लेके इसको रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। जब हम पहले डेरिवेटिव में लेते थे तो हम डेरिवेटिव का बिल्कुल यहाँ लिखते थे, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बराबर में नहीं लिख रहे। वो डेरिवेटिव में हम लिखते थे कि इसकी पावर का डेरिवेटिव लेके हम यहाँ लिख देते थे, लेकिन अब हम यहाँ डिवाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -e पावर -3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अगेन आपके पास क्या है, फंक्शन e पावर -3x है, ठीक है। इसका आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, e पावर -3x आपको पता है, इसका डेरिवेटिव सेम रहता है तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। तो e पावर -3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर -3x ही रहेगा, सेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि जो पावर में फंक्शन होता है हम उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में भी ये जो पावर में फंक्शन है इसका भी हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे, -3x है, -3x का इंटीग्रेशन हम ऐसे लेंगे कि -3x का हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। -3x का डेरिवेटिव लेके उसको हम अपॉन में लिख देंगे। -3x का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि -3 आता है डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस -3 को यहाँ अपॉन में लिख देंगे इस फंक्शन के नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, और साथ में हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, उस पावर में जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको अपॉन में लगा देंगे, इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से आपके पास एक ये फंक्शन है, अब हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है एक्स की टर्म्स गिवन है, और एक ही फंक्शन में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है। तो जब हमें इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो, इंटीग्रेशन लेना हो, तो हम कैसे लेंगे, अगेन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे। 2x पावर 5 का इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, ठीक है।
यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन लेना है। अब आपको पता है कि 2 अगेन एक कोफिशिएंट है, तो 2 का इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जस्ट x पावर 5 का इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस 8 सेम का सेम रहेगा, x क्यूब का हम इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस 3 अगेन कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, तो हम जस्ट इंटीग्रेशन किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का लेंगे, प्लस 5 आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, तो जस्ट dx का इंटीग्रेशन लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। यस, रोल नंबर 143, आपका कोई क्वेश्चन है? कि x पावर 5 है, अगेन आपको पता है कि इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 तो सेम का सेम रहेगा, x पावर 5 है, हम क्या करेंगे, इसकी पावर में +1 कर देंगे, ठीक है, और अपॉन में भी वही सेम की सेम पावर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव x पावर 5 का, कि जस्ट इसकी पावर में हमने +1 किया और अपॉन में 5 + 1 लिख दिया, प्लस 8 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन x में हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो 3 है उसमें हम +1 कर देंगे, और अपॉन में भी हम क्या कर देंगे, ये पावर सेम की सेम लिख देंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, प्लस ये 3 माइनस, सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, ठीक है, -3 सेम का सेम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x 2 है, इसमें अगेन हम +1 करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल, और अपॉन में भी यही सेम की सेम पावर लिख देंगे, ठीक है, और प्लस 5 सेम का सेम रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x और प्लस c कांस्टेंट सेम का सेम। यस, रोल नंबर 43 एंड 135, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम यस, ये जो इंटीग्रेशन आपने की है सबके साथ लास्ट में dx नहीं लिखा, इंटीग्रेशन मिसाल के बाद x 2 इंटीग्रेशन x पावर 5 dx होगा ना? जी बिल्कुल, आप dx लिख दें, वो मैंने एंड में ही dx लिख दिया था, और मैंने एक मिस्टेक की, मैं अगर ब्रैकेट लगा देती तो उसका मतलब यही होता कि dx सबके साथ है, ठीक है, तो आप dx सबके साथ लिख सकते हैं। मैम ब्रैकेट नहीं है क्या उधर? नहीं, मैंने लगाया नहीं है, आप देखें इसका ये क्वेश्चन, अब ठीक है, जी जी मैम, ठीक है, अब सबके साथ dx होगा ना? जी सबके साथ आप dx लगा दें, क्योंकि dx हमें लगाना होता है, क्योंकि हम इसी की रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जी मैंने सर। नहीं लगाया, तो आप यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी dx, और यहाँ पर भी, ठीक है। ओके मैम। जी, और किसी का था कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपने पहले एग्जाम लिखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स, जी इस तरीके से एक्स पावर एक्स इंटीग्रेशन उसका हम करेंगे, और उसका और कोई तरीका है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एक्स डीएक्स, x पावर फंक्शन के एक्स। इसका इंटीग्रेशन, जी 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 मैम। इसके लिए हम फिर अगेन कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, वो अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई ओके फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप ओके अभी ओके ओके बेसिक चीजें पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम इस पे भी आते हैं। ओके अच्छा, ओके। यहाँ पर अभी हम पावर रूल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपके पास देखें 2, इसको हम सॉल्व करेंगे, x पावर 6 हो जाएगा, अपॉन में 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6, प्लस 8, अच्छा 8, यहाँ पर x की पावर को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन में 4, प्लस सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर आपके पास x 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5x, और प्लस c कांस्टेंट सेम का सेम, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर आपके पास x पावर 6 अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस 4 × 1 = 4, और 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर x पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3 से 3 कट, तो यहाँ पर जस्ट x क्यूब बचेगा, यहाँ पर 5x सेम का सेम, और प्लस c कांस्टेंट सेम का सेम, तो ये हो गया इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, ठीक है, कि जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन गिवन हो और उसमें आपके पास
एक्स की टर्म्स में कुछ वैल्यूज गिवन हो तो इसमें हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हम सिंपल ऐसे ही ले लेंगे। तो ये है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का, यस रोल नंबर 73। मैम असाइनमेंट की लास्ट डेट कौन सी है? 20 जनवरी। मैम 20 जनवरी। यस, मुझे इंटीग्रेशन वाला टॉपिक। ये इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आपको मिला है, जी तो आप करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए आज हम सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो थर्सडे को इसके बाद आपकी क्लास होगी उसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर आपके इंटीग्रेशन के जो इंडेफिनिट इंटीग्रल के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने ये सिर्फ मैम आपको प्रॉब्लम करने हैं डेफिनेशंस वगैरह, ये पूरी एक्सरसाइज की कितनी प्रॉब्लम करने हैं, कितनी हो? नहीं, आप असाइनमेंट बनाएं जैसे आपको कहा है कि डेफिनेशंस वगैरह बताएं, फिर उसकी एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 7 अपॉन एक्स है, और अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लेंगे इंटीग्रेशन, इसका भी बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। हम क्या करेंगे, इस x को सेपरेट कर देंगे, इसके नीचे भी लगा देंगे, इस x को इसके नीचे भी लगा देंगे, और इस x को इसके नीचे भी लगा देंगे। तो यहाँ पर भी x आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी x लगा दिया, मीन्स कि इस x को हमने सेपरेट कर दिया, और हमने यहाँ पर भी x लगा दिया, और अगेन dx हमने लगा दिया, और अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पर आपको पता है x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल तो बचेगा 2, और यहाँ पर माइनस 7 अपॉन x बचेगा, और हमने इसका अब इंटीग्रेशन लेना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सब पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर पर अलग इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैं dx भी लगा देती हूँ। सिमिलरली प्लस 2 है, इस पर अलग इंटीग्रेशन होगा, लेकिन मैं इसको बाहर ही रख रही हूँ, ठीक है। माइनस 7 का इंटीग्रेशन हम नहीं लेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, अपॉन में x लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन लगा दिया और साथ में dx लगा दिया। 2 है, 2 को हमने बाहर रख लिया और इसका सिर्फ हम dx के साथ इंटीग्रेशन लेंगे। माइनस 7 बाहर रख लिया और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स को dx के साथ रखा विद इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, इसमें पावर 1 प्लस करेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में भी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, प्लस सेम का सेम 2 सेम का सेम रहेगा, dx का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि वो x आएगा माइनस 7। अब यहाँ पर आपके पास अपॉन में x है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx वो किसके बराबर होता है, ln x के। तो ln आप भले मॉड साइन में रखें इसको, तो ये चीज इसके बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, ln x ले लेंगे, ठीक है, प्लस c सेम का सेम। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा x पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 7 ln x प्लस c, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपने इस तरीके से लिया है। यस, रोल नंबर 81 आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लिमिट कंटिन्यूटी में जो आपने मतलब फॉर्मूला बताए थे वो 3 थे, तो क्या हम तीन करना है या फिर और ज्यादा फॉर्मूलाज को देना है? आप उन 3 फॉर्मूलाज को कर लें, जितने मैंने करवाए हैं आप वो कर लें, और उसके अलावा तो और है भी नहीं बुक में, शायद 1-2 हों और एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा, वरना आप जस्ट वही 3 कर लें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब हम इस अंडर रूट का इंटीग्रेशन किस तरीके से लेंगे, आपको पता है कि अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 करके, और इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगेन अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, और जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो अगेन 1/2 है, इसकी पावर में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 सेम का सेम, और हम कांस्टेंट लगा देंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 3/2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस कितने हो जाएंगे, 3/2, और प्लस c कांस्टेंट का कांस्टेंट।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। तो ये हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन इसमें गिवन हो स्क्वायर रूट में, तो उसका इंटीग्रेशन भी हम पावर रूल की हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगेन ये वाला फंक्शन आपको गिवन है, और ये वो मैंने इसकी एग्जांपल आपको करवा दी है कि आप क्या करेंगे, एक्स इसके नीचे भी लिख देंगे और आप एक्स इसके नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, और इजिली आप इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड करें कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उसका हमें इंटीग्रेशन लेना हो तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा/2 किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा/2। मीन्स कि अगर यहाँ पर एंगल हाफ है तो इसका जो डबल एंगल होगा वो यहाँ पर होगा। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है, 1 है, 1x है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हाफ था तो यहाँ पर आपके पास 1 थीटा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये भी फॉर्मूला हमने बना लिया, और अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे और फिर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो अगेन आपको पता है कि 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर dx आप जरूर लगाइएगा, इसको भूलिएगा मत। यहाँ पर अब हमें लेना है 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू dx। तो आपको पता है कि हम अलग अलग लेंगे, इनका 1 का इंटीग्रेशन अलग लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना रही हूँ, यहाँ पर 1 का हम अलग लेंगे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x जो है वो हम अलग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बना रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो 1/2 है ये इन दोनों के साथ है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, आपको पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देखें, आपको पता है कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो आप उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पर अभी हमने cos 2x का इंटीग्रेशन लिया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें इसके एंगल का भी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और उसको हम अपॉन में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x है एंगल, तो 2x का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको पता है कि 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, और इस 2 को हम क्या कर देंगे, हम अपॉन में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसके एंगल का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि फॉर्मूलाज जो मैंने पीछे आपको बता दिए हैं कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2x, और जब हम इसके एंगल का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके एंगल का आप डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा और उसको आप अपॉन में लिख दें, तो ये हो जाएगा इसके एंगल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसके एंगल का इंटीग्रेशन। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा माइनस साइन 2x, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट का कांस्टेंट। तो ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का। अब एक एग्जांपल है tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगेन अब लास्ट वाली जो एग्जांपल थी इसमें तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अगेन इसमें भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और इसमें फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, पहले तो हम इसको इंटीग्रेशन की साइन में लिख लेते हैं कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। tan स्क्वायर एक्स इसके बराबर है, अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, sec स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर आपके पास हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को वहां ले जाएंगे, तो आपके पास जो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ये चीज बनेगी।
अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेपरेटली लिख देते हैं, sec स्क्वायर एक्स के साथ अलग लिख देते हैं dx, और 1 के साथ हम अलग लिख देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर आप फॉर्मूला लिस्ट में देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो x आएगा, और प्लस c कांस्टेंट का कांस्टेंट। तो ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का। अच्छा, ये भी इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स, हाँ चलें ये लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना हो तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे? इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक रूल है कि अगर कोई भी डिवाइडेंड है उसको डिवाइड करते हैं किसी भी डिवाइजर से, तो उसका आंसर क्या आता है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम इसमें यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को सिंपल फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि इसमें हम इंटीग्रेशन इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो देखें इसको इससे कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 को जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस बन जाएगी, ये भी माइनस बन जाएगी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये -1, ये -1 कितने हो जाएंगे, -2। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये चीज जो किसके बराबर हो जाएगी, कोशेंट, मींस कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है 1, उसके बाद माइनस, ये आपके पास रिमाइंडर बचा है तो -2, डिवाइड में डिवाइजर है यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पर डिवाइजर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रूल हमने यूज किया है। यहाँ पर डिवाइडेंड अबाउट डिवाइजर था, मींस कि ये आपके पास डिवाइडेंड था और ये डिवाइजर था। इसको जब हमने डिवाइड किया तो वो उसका जो आंसर आया उसमें हम क्या करते हैं, पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया था क्वोशिएंट, तो ये हमने पहले लिख लिया। -2 क्या था, रिमाइंडर था, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो डिवाइजर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो हमने नीचे लिख लिया। तो ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अगेन मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ और dx। अब आपको पता है कि हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 है, 1 को सेपरेट लिखेंगे, -2 को हम सेपरेट लिखेंगे, और हम इंटीग्रेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, अब हम 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, x आएगा, -2 सेम का सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर रेसिप्रोकल में आ जाए और अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना हो तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स x, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर होता है tan इनवर्स x के। ठीक है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन लिया tan इनवर्स x और साथ में हमने कांस्टेंट लगा दिया, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं और उनका हम डिफरेंट वेज में इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइड वाला मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये था डिवाइजर। हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हमने अंदर रखा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसे हमने बाहर रखा। मैं आपको फिर से करके बता देती हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 अंदर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर रखा। हमने इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये देखें वही साइंथेटिक डिवीजन है। सिंपली हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास यही सेम नंबर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 1 को हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पहले हम एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे, उसके बाद हम 1 को 1 से करेंगे। हो गया। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं नीचे वाली टर्म्स की।
तो इसकी भी साइन चेंज की और इसकी भी साइन चेंज की, ये प्लस था ये माइनस बन गया और ये भी प्लस था तो माइनस बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम पहले कोशेंट लिखते हैं। कोशेंट आपके पास क्या है, 1 है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -2, ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। तो अपॉन में हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर। तो हमारे पास डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस तरीके से हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक किया है इसमें, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ये रूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने अब ये तो सिंपल ये जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन थी, ठीक है। इनमें हमने कोई भी डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं की, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब चीजें कुछ भी अप्लाई नहीं की। जस्ट हमने इनको सिंपल बाय टेकिंग हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, मतलब हमने फॉर्मूलाज की हेल्प लेके हमने इनको इजिली सॉल्व किया। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें हम जो स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे कि बाय सब्सटीट्यूशन मेथड हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं।